है नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स और उसके 4 चैप्टर हम पीछे जो है कंप्लीट करके आए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है फोर्सेस एंड मैटर। तो आज हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं कि फोर्सेस एंड मैटर। तो सबसे पहले हम फोर्स को ही समझेंगे। फोर्स को हम पीछे एक पूरा चैप्टर था जिसमें हम फोर्स को समझ के आए हैं और फोर्स की हम अलग अलग डेफिनेशन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि विद द टाइम फोर्स की अलग अलग डेफिनेशंस को हम समझते आए हैं। तो पीछे हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आज यहाँ पर एक और डेफिनेशन को हम समझेंगे और देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स इज़ नीडेड टू मूव अ कार। तो पहले हम ये पढ़ के आए कि जहाँ भी हमें मोशन प्रोड्यूस करना होता है तो वहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड होता है, या कहीं पे भी किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकना होता है वहीं पे भी हमें फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो फोर्स इज़ नीडेड टू मूव अ कार। फोर्स काजेज द स्प्रिंग टू स्ट्रेच। अब किसी स्प्रिंग को खींचना है तो फोर्स रिक्वायर्ड होता है। वी नीड फोर्स टू मूव सम लगेज। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो फोर्स हमें यानी कि नीड होता है। इफ़ यू बेंड योर प्लास्टिक रूलर यू विल चेंज इट्स शेप। अच्छा, किसी भी चीज़ को जब हम दोनों तरफ से किसी भी चीज़ पर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। अब ये जो शेप चेंज हो रहा है, इसका जो फेनोमेना हो रहा है, इसको हम समझेंगे। फोर्स अप्लाइड बाय हैंड्स ऑन द डॉग चेंजेस द इट्स शेप। अब किसी भी चीज़ पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या, उसका शेप चेंजेस इट्स शेप। जैसे कि स्प्रिंग कैन स्ट्रेच और कंप्रेस बाय अप्लाइंग फोर्स। अब किसी स्प्रिंग पर हम अगर दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, अच्छा कंप्रेसिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि यानी कि जिसको हम पुश करें, अंदर की तरफ लगाएं तो वो होता है कंप्रेसिव फोर्स, और बाहर की तरफ जब खींचें तो वो होता है यानी कि एक होता है कंप्रेसिव, दूसरा टेंशन फोर्स, तो वो होता है टेंशन फोर्स। तो ये है कंप्रेशन फोर्स। किसी भी स्प्रिंग पर अगर दोनों तरफ से हम टेंशन यानी कि कंप्रेशन फोर्स लगाएं तो वो स्प्रिंग की जो साइज़ है, लेंथ है, वो क्या कम हो जाती है और फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे अब बात समझने वाली क्या है, नोटिस दैट व्हाट इफेक्ट अ फोर्स हैज़ डिपेंड ऑन द मटेरियल इन्वॉल्व। अच्छा, अब ये फोर्स कितना लगेगा, यानी कि किसी चीज़ के शेप को चेंज करने के लिए ये जो चेंज आ रही है, अब कोई स्प्रिंग ऐसा होगा जिस पर कम फोर्स लगाने से वो क्या है, कंप्रेस हो जाएगा। कोई स्प्रिंग ऐसा होगा जिसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें उसे कंप्रेस करने के लिए। तो ये चीज़ क्या है, ये क्यों हो रहा है कि किसी के ऊपर हमें थोड़ा फोर्स रिक्वायर्ड है और किसी के ऊपर हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। तो ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, उस पर डिपेंड करता है, जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट होती है एक किस्म की। Such can bend a flex very easily. A spring come back to its original shape when you remove the force. Material like this are called elastic. अब कोई कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनको हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, जब हमने कंप्रेसिव फोर्स रिलीज़ कर दिया, वो फोर्स हटा दिया, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे कि स्प्रिंग है, आप इस पर फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर दें, जब इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी यानी कि शेप में आ जाएगा जैसे कि पहले था। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिस पर हमने फोर्स लगाया, वो बेंड हो गए, लेकिन जब हम फोर्स रिलीज़ करेंगे तो वो अपनी यानी कि बैक अपनी पोजीशन में नहीं आएंगे, अपनी शक्ल में नहीं आएंगे जैसे कि पहले थे। तो वो मटेरियल जो फोर्स रिलीज़ करने के बाद ख़ुद अपने वापस शेप में आ जाएं, तो उनमें एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। यानी कि ये इतनी लिमिट तक उसमें एक इलास्टिसिटी है, फोर्स लगाकर हम छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी शक्ल में आ जाएगा। तो ये है इलास्टिसिटी, एक प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। अच्छा, व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एरिया दिस इज नोन एज प्रेशर। अब प्रेशर किसे कहते हैं, जैसे कि प्रेशर की डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स तो यानी कि एक सिंपल है कि किसी भी चीज़ पर हमने फोर्स लगाया। प्रेशर क्या होता है, अगर कोई एरिया है, उस एरिया को भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये फोर्स कितने एरिया पर लगा है, एरिया क्या है जिस पर ये एक्ट कर रहा है फोर्स, तो वो प्रेशर हो जाता है कि इतने, सपोज़ कोई एरिया है उस पर इतना फोर्स लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक किस्म का वहाँ पर उस एरिया पे प्रेशर जनरेट होगा। उसका फार्मूला सिंपल ये होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेशर।
तो सिंपल फोर्स, प्रेशर और इलास्टिसिटी, ये हम यानी कि फोर्स तो पहले भी पढ़ कर आए हैं, इलास्टिसिटी समझा कि ये क्या है, एक किस्म की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या करती है ये, जब किसी मटेरियल पे यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम यानी कि लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और जब उसको रिलीज़ करते हैं तो वापस अपनी शेप में आने की जो इसकी सलाहियत है उससे हम कहते हैं कि ये इसकी इलास्टिसिटी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, जो कि किन मटेरियल में होती है, किन में नहीं होती, और ये डिपेंड करती है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। तो उसके बाद फोर्स वही सेम जो पढ़ के आए हैं, एक यहाँ पर फोर्स की न्यू डेफिनेशन, अ पुश और पुल that changes or tends to changes the state of rest or uniform motion of an object or changes the direction or shape of an object is known as force। अच्छा, अब यहाँ पर क्या, कौन सी चीज़ ज़्यादा आगे, पीछे हम क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट एंड मोशन को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पर हम फोर्स में इस चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे थे, शेप का जिक्र नहीं कर रहे थे। वहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि फोर्स वो चीज़ है जो किसी चीज़ को मोशन में ला रही है, किसी चीज़ को रेस्ट में ला रही है, या उसका डायरेक्शन चेंज करी है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आ गया कि किसी चीज़ की का जो शेप चेंज करती है ना, वो भी फोर्स ही होता है। किसी चीज़ का शेप चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो भी फोर्स होता है, यानी कि फोर्स हैज़ टेंडेंसी टू चेंज द शेप ऑफ एनीथिंग। अब वो शेप किस यानी कि उस शेप को, उस ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगता है, ये उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जो कि इलास्टिसिटी है, जो कि हम पीछे पढ़ के आए कि इलास्टिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, कम होगी तो फोर्स कम लगेगा। तो ये है एक फोर्स की, यानी कि फोर्स यहाँ पर एक अलग एंगल से हम पढ़ रहे हैं कि शेप भी चेंज करता है फोर्स। अब है कि फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड्स। अब सॉलिड पर फोर्स कैसे एक्ट करता है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइजेस, ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनका शेप जो है वो फिक्स होता है, साइज भी उनकी फिक्स होती है। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू चेंज देयर शेप एंड साइज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेज। अब ये क्या पढ़ के आए कि इनको शेप भी अपना होता है और साइज भी अपनी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनका शेप, उनकी साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो फोर्स से कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे उनकी साइज़, उनका शेप चेंज हो सकता है। When the external force is removed, external force कहते हैं हम जो बाहर की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। When the external force is removed, the object tends to return to its original shape or size। अब वही बात कि किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, तो वो मटेरियल क्या चाहता है कि मैं उसी वापस शेप में जाऊं जैसे जिसमें मैं पहले था। तो इसे बिहेवियर को, जो ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है, इसे कहा जाता है, ये इलास्टिक बिहेवियर है, इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये सॉलिड्स में होता है, और मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक बिहेवियर। सॉलिड कैन बी स्ट्रेच्ड, सॉलिड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। दीज फिगर्स शो द डिफरेंट वेज इन विच इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या, हम एक स्टील है उसको दोनों तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या हो गया, बेंड हो गया। अ फोर्स कैन बेंड एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन ट्विस्ट एन ऑब्जेक्ट। ये ट्विस्ट मतलब कि टर्न कराता है, उसको ट्विस्ट कराता है, ठीक है। तो किसी भी फोर्स किसी भी चीज़ को बेंड भी कर सकता है, ट्विस्ट भी कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अ सफिशिएंटली लार्ज फोर्स विल परमानेंटली डिफॉर्म और ब्रेक एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये फोर्स अगर इसकी इलास्टिक लिमिट में होगा, इसकी इलास्टिक लिमिट सपोज जितनी है, अगर ये फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट में होगा तो जब फोर्स रिलीज़ करेंगे तो ये अपने शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ये फोर्स इसकी इलास्टिक लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर इसमें एक परमानेंट बेंड आ जाएगा, जो कि फोर्स हटाएंगे हम, फिर भी ये अपनी वापस उसी शेप में नहीं आएगा, ये इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, परमानेंट शेप इसका डिफॉर्म हो जाएगा, इसमें एक बेंडिंग आ जाएगी जो कि दोबारा अपने शेप में नहीं आएगी। ये कब होगा, जब इसकी इलास्टिक लिमिट से हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे इस पर, तब जाके ये एक परमानेंट इसमें बेंड आ जाता है। तो ये होती है इलास्टिक लिमिट, और फोर्स कैसे किसी सॉलिड को बेंड कर सकता है और ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक फोर्स का थोड़ी सी थी। अच्छा, अब क्या, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स। स्प्रिंग को स्ट्रेच करना, उसका क्या फेनोमेना है, कैसे होता है। As springs are designed to stretch a long way when force is applied, therefore it is easy to measure changes in their lengths। अच्छा, हमने
यानी कि स्प्रिंग को क्यों लिया, स्प्रिंग भी किसी मटेरियल से बनाया, सपोज स्टील से बना हुआ है, तो हम स्टील पर ही क्यों नहीं डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करते कि इसी की स्ट्रेचिंग, स्टील को स्ट्रेच कर लें। इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि स्प्रिंग को बनाया ही इसी चीज़ के लिए गया है कि वो स्ट्रेचेस को बियर करे और जब लोड हटाएं तो वो वापस अपनी शक्ल में चला जाए, और ये यूज़ ही इसी पर्पज़ के लिए होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर स्प्रिंग को ही पढ़ रहे हैं। टू एक्सप्लेन हाउ सॉलिड्स आर डिफॉर्म, लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद द स्प्रिंग। तो सॉलिड कैसे डिफॉर्म होते हैं, डिफॉर्म होना मतलब जब ये इसमें इनमें एक परमानेंट क्रैक आ जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, परमानेंटली इनका शेप चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये डिफॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो परमानेंट चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन आप खुद से नोट कर लें। अच्छा, अब स्ट्रेचिंग क्या है। कंसीडर अ स्प्रिंग हैंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सो दैट इट्स टॉप एंड इज फिक्स्ड। अब कोई भी स्प्रिंग लिया हमने, उसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया ऊपर से किसी भी चीज़ पर। वेट आर हैंग ऑन अदर एंड, दीज आर कॉल्ड लोड्स। अब दूसरी साइड पर हम क्या वेट लगा रहे हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ें लगा रहे हैं ना, यहाँ पर नीचे से वेट लगा रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ प्रेशर यानी कि जनरेट करेगी, नीचे की तरफ से खींचेगी, तो वो कोई भी चीज़ इस पर लटका सकते हैं, वो होगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये लोड है। ये चीज़ें जो यहाँ पर नीचे की तरफ से खींचेंगी, ये होंगी लोड। एज लोड इज इंक्रीज, अब जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच एंड द लेंथ इज इंक्रीज। तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होता जाएगा और इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर यहाँ पर लेंथ कम है, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेच होता जाएगा और इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। When the load is removed, अब जब हम लोड को रिमूव कर दें, सपोज यहाँ तक हम लोड अप्लाई करते आए, इसकी लेंथ इंक्रीज होती गई होती गई होती गई, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे और हम इस लोड को रिमूव कर दें, यानी कि इस लोड को हटा दें, द स्प्रिंग रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ, तो स्प्रिंग वापस आ जाएगा इस शेप में जो इसकी ओरिजिनल लेंथ पहले थी। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक चेंज, इसको हम कहते हैं इलास्टिक चेंज। कौन सा चेंज, इलास्टिक चेंज। इलास्टिक चेंज किसे कहते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर लोड लगाएं, वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो, स्ट्रेच हो, लेकिन जब लोड हटाएं तो वापस उसी लेंथ में चला जाए जो कि पहले था, तो इसे हम कहते हैं कि ये था इलास्टिक चेंज। कौन सा चेंज, इलास्टिक चेंज। व्हेन द लोड इज इंक्रीज्ड इन रेगुलर स्टेप्स, अब लोड हम रेगुलर स्टेप में इंक्रीज करें, कैसे, जैसे कि पहले हम यहाँ पे हमने 1 न्यूटन रखा, फिर 2 किया, फिर 3 4 5। अच्छा, जब रेगुलर स्टेप में हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो जो लेंथ में इंक्रीज आएगा वो भी रेगुलरली आएगा। यानी कि सपोज 1 न्यूटन से 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 2 न्यूटन से 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी लेंथ, 3 न्यूटन से 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। तो यानी कि रेगुलर चेंज इन लोड्स वो जो होगी वो एक रेगुलर चेंज इन लेंथ लाएगी। द लोड इंक्रीज इन रेगुलर स्टेप, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आल्सो इंक्रीज इन साइमल्टेनियसली, मतलब कि वो भी रेगुलर स्टेप में आएगी। इफ द लोड इज इंक्रीज ग्रेटली, अब ये चीज़ समझने की है, इफ द लोड इज इंक्रीज ग्रेटली, अगर लोड ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, लोड ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, द स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप परमानेंटली। तो सपोज अगर इसकी लिमिट जो है वो है 50 न्यूटन तक, कि 50 न्यूटन तक ये वापस आ जाएगा अपने शेप में, इसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो है 50 न्यूटन। अगर हम इस पर 60 न्यूटन लोड लगा दें तो क्या होगा कि ये परमानेंटली इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, जब लोड हटाएंगे ना तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये जो लिमिट है जहाँ से ये वापस नहीं आ रहा, ये है उसकी इलास्टिक लिमिट, उससे ज़्यादा हो गया इसीलिए वापस नहीं आएगा। और ये जो परमानेंट एक चेंज इसमें रह जाता है लेंथ में, ये होगा डिफॉर्मेशन। परमानेंट चेंज in any object due to sudden load is known as deformation। तो ये हो जाएगी डिफॉर्मेशन। तो ये थी स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग का फेनोमेना कैसे होता है, कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली, वैसे वैसे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फिर लोड हटाएंगे तो वापस फर्स्ट जैसे कि पहले लेंथ थी उसमें आ जाएगा। अगर लोड इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी। तो ये है स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, यही सेम चीज़ जो हम पढ़ के आए कि एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कैसे होती है, जैसे जैसे लोड अप्लाई करेंगे तैसे इसकी लेंथ जो है क्या इंक्रीज हो जाएगी। अब ये है कि एक्सटेंशन हम मालूम कैसे करते हैं। एक्सटेंशन है क्या, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेज एज फोर्स या लोड। अब लोड या फोर्स एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पर एक बात है लोड और फोर्स।
द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेज एज द फोर्स इंक्रीजेज, दिस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, अब जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज करेंगे तैसे तैसे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसी को हम कहेंगे कि ये इसमें एक एक्सटेंशन आ रही है। तो एक्सटेंशन को मालूम करने का एक फार्मूला है हमारे पास, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा, ये वाला लेंथ, अच्छा सॉरी, लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। अब जैसे हम पहले स्प्रिंग को यानी कि फिक्स करेंगे एक एंड, तो हम उसकी इनिशियल लेंथ लेंगे, उसके बाद जब लोड अप्लाई करेंगे उसके बाद इसकी दोबारा एक यानी कि लेंथ मेजर करेंगे। सपोज पहले क्या थी, अब इसी फेनोमेना को समझेंगे और इसके एक ग्राफ बनता है। सपोज पहले क्या थी, लोड था 0 न्यूटन और लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंशन थी 0, यानी कि ये ओरिजिनल है। उसके बाद जब हमने लोड लगाया 2 न्यूटन, तो इसमें इसकी लेंथ हो गई 21 सेंटीमीटर, तो इसमें एक्सटेंशन कितनी हुई, यानी कि 20 तो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो एक्सटेंशन हुई 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से जैसे जैसे हम ग्रेजुअली यानी कि लोड को इंक्रीज़ करते जाएंगे तैसे तैसे इसमें एक्सटेंशन क्या होगी, ग्रेजुअली यानी कि इंक्रीज होती जाएगी। तो एक्सटेंशन मालूम करने का फार्मूला क्या है कि एक्सटेंशन नहीं बल्कि लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग मालूम करने का क्या क्या फार्मूला है कि ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितनी आ रही है और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। अब जैसे जैसे हम रेगुलरली लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक रेगुलरली एक्सटेंशन आ रही है, रेगुलरली एक्सटेंशन आ रही है स्प्रिंग में। तो इन दोनों के बीच एक रेगुलर ग्राफ बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ ये है एक्सटेंशन, तो वर्टिकल जो है एक्सिस पर हम रखेंगे एक्सटेंशन और हॉरिजॉन्टल पर रखेंगे हम यानी कि लोड। अब जैसे जैसे यहाँ पर देखें दोनों जीरो हैं, 0 पॉइंट पे एक्सटेंशन भी 0 लोड भी 0, 1 पर क्या हुआ कि दोनों एक रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज हुए, एक्सटेंशन भी इंक्रीज हुई, लोड भी इंक्रीज हुआ, लोड इंक्रीज हुआ, एक्सटेंशन इंक्रीज हुई। जैसे जैसे पॉइंट्स को आप देखते जाएं, जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो रहा है तैसे तैसे एक्सटेंशन भी इंक्रीज हो रही है जी, ये तो लास्ट में जब हम ट्रेस करेंगे तो एक रेगुलर पैटर्न का एक ग्राफ बन जाएगा इन दोनों के बीच। तो ये है एक्सटेंशन का ग्राफ। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये तो हम रेगुलर किसको शो कर रहे हैं कि जो चेंज आ रही है, ये ग्राफ तब तक वैलिड है जब तक इसमें क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इसका जो लोड लग रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ से ये ग्राफ हो रहा है बैंड होके नीचे आएगा ऐसे, लेकिन वो कब होगा, अब देखें वो कब होगा, जब तक ये जो लोड इस पर लग रहा है वो इसकी इलास्टिक लिमिट में होगा, तो ये एक ऐसे इस किस्म का ग्राफ बनता जाएगा, लेकिन रेगुलर पैटर्न में यानी कि एक्सटेंशन इंक्रीज होगी। लेकिन जब ये इलास्टिक लिमिट से एक्सीड होगा, ये लोड इलास्टिक लिमिट से एक्सीड होगा, तो इसमें आएगा सडन फेलियर, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी कम, तो यहाँ पर एक किस्म का बैंड आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे, ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी लिमिट एक्सीड हो गई, यहाँ पर एक बैंड आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एट फर्स्ट द ग्राफ स्लोप्स आर अप स्टीडली, स्लोली बढ़ेगा। दिस शोज दैट द एक्सटेंशन इंक्रीजेज इन इक्वल स्टेप्स एज द लोड इंक्रीज। तो यही शो कर रहा है कि एक्सटेंशन क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में है, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन से लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। देन द ग्राफ बैंड्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ बैंड हो रहा है। दिस हैपेंस, ये कब होगा, व्हेन द लोड इज ग्रेटर इनफ टू डैमेज द स्प्रिंग परमानेंटली, जब लोड इलास्टिक लिमिट से एक्सीड होगा और उस स्प्रिंग में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी, तो तब हम कहेंगे कि ये इस ग्राफ में आ गया बैंड। एज द रिजल्ट द स्प्रिंग विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो रिजल्ट क्या होगा, जब बैंड आएगा जहाँ पर ग्राफ में, तो वहाँ से जो स्प्रिंग होगा वो अपनी खुद पहले वाली लेंथ में नहीं आएगा, अपने खुद को रिस्टोर नहीं करेगा, उसमें एक परमानेंट किस्म की डिफॉर्मेशन रह जाएगी। तो ये था एक्सटेंशन और लोड के बीच में ग्राफ, जो रेगुलर होता है विद इन इलास्टिक लिमिट से एक्सीड होगा तो इसमें एक किस्म की बैंड आ जाती है। तो ये अच्छा, ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन और लोड ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हर मटेरियल की अपनी अपनी क्या इलास्टिक लिमिट होती है, तो हर मटेरियल का अपना अपना ग्राफ बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह लोड लगा रहे हैं और उसमें एक्सटेंशन किस तरह आ रही है, तो ग्राफ चेंज हो सकता है। ये है स्प्रिंग का, यानी कि स्टील का बना हुआ है स्प्रिंग, तो ये स्टील मटेरियल के हिसाब से है। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं आपके। अच्छा, हमने पीछे क्या पढ़ा कि लेंथ ऑफ एक्सटेंशन कैसे मालूम करते हैं, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है सिंपल, एन इलास्टिक स्प्रिंग इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इनिशियल लेंथ जो इसकी है वो क्या,
70 सेंटीमीटर जो कि दी हुई है। व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग सम लोड इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 100 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ इंक्रीज कितनी हुई है? 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन। तो पहले ये कितने का था? 70 सेंटीमीटर का था, इसकी लेंथ फिर 100 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है, तो एक्सटेंशन क्या होगी? कैलकुलेट द एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? ओरिजिनल लेंथ थी 70, तो जो लेंथ यानी कि एक्सटेंशन के बाद जो लेंथ है वो है 100 माइनस 70, तो 30 जो इसमें होगी वो क्या आएगी? एक्सटेंशन आई। तो इसी तरीके से हम एक्सटेंशन मालूम कर सकते हैं। तो अब सेकंड में क्या है? सेकंड क्वेश्चन, टेबल 5.2 shows that result of an activity to stretch an elastic spring. Complete the table and draw a graph to represent this data. अब क्या है कि इसको हमने एक्सटेंशन कितनी है किस पॉइंट पर ये लेना है, और उसके बाद ग्राफ पर हमने वो पॉइंट्स ट्रेस करके ग्राफ बनाना है। तो जब लोड 0 था तो लेंथ 30 थी इनिशियल, तो एक्सटेंशन 0 थी। अब जबकि लोड हुआ 1 न्यूटन तो एक्सटेंशन हुई यानी कि लेंथ हुई 32, तो एक्सटेंशन हुई 2 सेंटीमीटर। जब लोड हुआ 2 और लेंथ हुई 34 तो एक्सटेंशन हुई 4 मीटर। ठीक है, तो जब लोड हुआ 3 न्यूटन तो लेंथ हुई 36 तो एक्सटेंशन हुई 6। यानी कि एक रेगुलर पैटर्न में 2 के गैप से एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है। 2, 4, 6, 8 होगा, फिर 10 और 8 के बाद 10 होगा, 12 होगा, इसी वजह से ये बढ़ता आएगा। अब क्या है, ये हमने 2 पॉइंट्स मिल गए, लोड भी मिल गया हमें, एक्सटेंशन भी मिल गई। तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जैसे कि पीछे प्लॉटेड था। ऐसे एक ग्राफ होगा, वर्टिकल लाइन पर हम क्या एक्सटेंशन रख रहे थे और इस पर क्या लोड रख रहे थे। तो ये पॉइंट को ट्रेस करेंगे, दोनों पहले यहाँ पर 0 पर हैं, फिर ये 1 है तो ये क्या है? 2 है, ये 1 तो ये 2, वहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे 1, 2, और ये जब 2 है तो ये क्या है? 4 है, तो वहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे और लास्ट में उन पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे तो हमारा एक ग्राफ बन जाएगा जो होगा लोड और एक्सटेंशन के बीच में इस स्प्रिंग का। इसका बिहेवियर चेंज है उससे, इसमें 2 का था, ग्राफ सेम ही बनेगा अप्रॉक्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग्स और उसकी इलास्टिक लिमिट, लोड, उसका बिहेवियर क्या होता है। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन देखते रहें और अपने स्टडीज़ को आसान बनाते रहें। और इसी से हम आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।